हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल डिफेंस पॉइंट पर। और दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो में हम आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं कोस्ट गार्ड नाविक और यांत्रिक एग्ज़ाम की तैयारी के लिए जनरल साइंस का एक प्रैक्टिस सेट। दोस्तों, वीडियो जो है आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट और स्पेशल होने वाला है। अगर आप लोग इंडियन कोस्ट गार्ड नाविक और यांत्रिक एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो वीडियो को कंप्लीट और पूरा ज़रूर से देखिएगा। साथ ही आप लोगों को बोलना चाहूँगा कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आप लोगों को हमारे द्वारा दिए जाने वाले सभी लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो बिना किसी देरी के। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो कि दिया गया है कि एक विलियन के रंग की पहचान करने वाला उपकरण कौन सा होता है, यानी कि द कलर डिटेक्शन डिवाइस ऑफ ए सॉल्यूशन इज़। ऑप्शंस दिए गए हैं कैलोरीमीटर, क्लेम फोटोमीटर, क्रोमेटोग्राफी या फिर क्लोरीमीटर। तो एक विलियन के रंग की पहचान करने वाला जो उपकरण होता है उसे क्रोमेटोग्राफी कहा जाता है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ये जो क्रोमेटोग्राफी होता है इसमें एक जो मिश्रण होता है उसके अलग अलग होने के लिए जो है ये एक प्रकार की लेबोरेटरी टेक्निक है, यानी कि प्रयोगशाला तकनीक होती है जिसमें कि आपके विलियन के रंगों की पहचान की जाती है। अब देखिएगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 जो कि दिया गया है कि दाब की इकाई क्या होती है, यानी कि व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ प्रेशर। तो दाब की इकाई जो है वो आपके न्यूटन प्रति वर्ग मीटर होती है और ये जो है दाब का एसआई मात्रक होता है और इसको जो है हम पास्कल भी बोलते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए। अब देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 जो कि दिया गया है कि विद्युत धारा निम्न में से किस उपकरण के द्वारा मापी जाती है। तो विद्युत धारा का मापन जो है वो इनमें से किस उपकरण के द्वारा किया जाता है। ऑप्शंस दिए गए हैं वोल्ट मीटर, एमीटर, वोल्टामीटर या फिर पोटेंशियोमीटर। तो किसी परिपथ में जो है विद्युत धारा को अमीटर की सहायता से हम जो है श्रेणी क्रम में उसको जोड़ करके मापते हैं। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन के लिए सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, एमीटर। दोस्तों, यहाँ जो क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे ये काफ़ी इजी क्वेश्चंस हैं, लेकिन उतने ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी हो जाते हैं। आपके एग्जाम्स में कंटिन्यू ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और दोस्तों, साथ ही मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि अब आप लोग जो है इंडियन कोस्ट गार्ड नाविक और यांत्रिक एग्ज़ाम की तैयारी के लिए मुझे अनअकैडमी के ऊपर भी फॉलो कर सकते हो, जिससे कि आप लोगों को मुझे मेरी सारी स्पेशल लाइव क्लासेस का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। दोस्तों, यहाँ पर जो है हमारी दोपहर को 3 बजे और रात को 9 बजे 2 क्लासेस चलती है जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट होती है, जिन्हें आप लोग अटेंड कर सकते हो। तो इसके लिए सिंपली आपको अनअकैडमी लर्नर ऐप इंस्टॉल कर लेना है। उसके बाद में आपको डिफेंस की कैटेगरी में एयरफोर्स, नेवी और कोस्ट गार्ड को सिलेक्ट करके मेरा यूज़र नेम सर्च करके जो है आप लोग मुझे यहाँ पर फॉलो कर सकते हो। अदरवाइज़ आप लोगों को मेरी प्रोफाइल की लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दी गई है। और दोस्तों, साथ ही आप लोगों को बताना चाहूँगा कि एयरफोर्स एक्स ग्रुप एग्ज़ाम की तैयारी के लिए अनअकैडमी के द्वारा एक नया बैच कोर्स शुरू किया जा रहा है, जो कि आपका होने वाला है आकाश एयरफोर्स एक्स बैच कंप्लीट डिटेल कोर्स 2022। ये 8 दिसंबर से आपका शुरू होगा और 28 फरवरी तक चलने वाला बैच है, जिसमें कि डिफेंस के इन एजुकेटर्स के द्वारा आपको यहाँ पे पढ़ाया जाएगा। इस बैच कोर्स की लिंक आप लोगों को इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। तो अगर आप लोग भी इंडियन एयरफोर्स के एक्स ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप लोग इसमें इनरोल कर सकते हैं। और आप लोग जो है इनरोल करने के टाइम हमारा रेफरल कोड DPYT10 इसको यूज़ ज़रूर से कीजिएगा, जिससे कि आप लोगों को इस कोर्स में 10% का ऑफ देखने को मिल जाएगा। अब देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 जो कि दिया गया है कि विद्युत मोटर में, तो विद्युत मोटर में क्या होता है। तो यहाँ ऑप्शंस दिए गए हैं। ऊष्मा को ये विद्युत ऊर्जा में बदल देता है, विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा में बदल देता है। ऑप्शन नंबर सी, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। ऑप्शन नंबर डी, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। या फिर ऑप्शन नंबर ई, नन ऑफ दीज, यानी कि इनमें से कोई नहीं। तो एक विद्युत मोटर जो होती है ये आपके विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन के लिए सही हो जाता है। अब देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 और यहाँ क्वेश्चन दिया गया है कि वह लेंस जो किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा होता है उसे क्या कहा जाता है। लेंस विच इज़ थिकर इन द मिडल देन एट द एजेस आर कॉल्ड। तो ऑप्शंस दिए गए हैं अवतल लेंस, द्विअवतल, उत्तल लेंस या फिर समतल दर्पण। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, उत्तल लेंस यानी कि कॉन्वेक्स लेंस। ये जो है किनारों पर पतला और बीच में मोटा होता है। और अगर बात की जाए अवतल लेंस की, तो अवतल लेंस जो है वो किनारों पर मोटा होता है तथा बीच में पतला होता है। और समतल दर्पण जो होता है वो संपूर्ण दर्पण की मोटाई जो है उसकी एक तरीके की होती है, यानी कि एक समान ही होता है।
अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6, ये भी एक बहुत ही इजी क्वेश्चन है लेकिन इम्पोर्टेंट हो जाता है। द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को जो है हम किसके रूप में परिभाषित करते हैं। तो यहाँ पे जो है मैं 2-3 पॉइंट आपको बताऊंगा, तो इनको ध्यान से सुनिएगा। तो किसी भी वस्तु का द्रव्यमान और उसका जो वेग का गुणनफल होता है उसको हम जो है मोमेंटम यानी कि संवेग बोलते हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर तो आपका हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, संवेग। ठीक है। और संवेग किस प्रकार की राशि होती है, सदिश या फिर अदिश। तो देखिए संवेग जो है यानी कि मोमेंटम, ये एक सदिश राशि होती है और हम लिखते हैं संवेग इज इक्वल टू वेग इंटू द्रव्यमान। और इसका जो एसआई मात्रक होता है वो आपकी किलोग्राम इंटू मीटर प्रति सेकंड होता है। तो ये पॉइंट्स भी आपको याद रखने हैं। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 जो कि दिया गया है कि गर्मियों में सफ़ेद कपड़े पहनना ज़्यादा आरामदायक होता है क्योंकि। तो गर्मियों में हल्के और सफ़ेद कपड़े जो होते हैं वो ऊष्मा के जो है सुपरावर्तक होते हैं और वो जो है अपने ऊपर पड़ने वाली सारी ऊष्मा को एक तरीके से परावर्तित कर देते हैं, जिससे कि ये आरामदायक लगते हैं। जबकि जो गहरे रंग के जो कपड़े होते हैं, जो हम अदर कपड़े पहनते हैं, वो ऊष्मा के अवशोषक होते हैं, यानी कि ऊष्मा को अवशोषित कर लेते हैं। अतः गर्मियों में जो है हल्के तथा जाड़े कपड़े में जो है गहरे रंग के कपड़े पहनने चाहिए। ठीक है। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 जो कि आपको दिया गया है कि थर्मोस्टेट का प्रयोजन क्या होता है। ठीक है। तो थर्मोस्टेट यानी कि ऊष्मातापी जिसको बोलते हैं, वो किसी तंत्र के तापमान को जो है एक नियमित तापमान बनाए रखने का एक उपकरण होता है, ताकि जो तंत्र होता है उसका तापमान एक निश्चित बिंदु के आसपास जो है वो बना रहे। ठीक है। और ऊष्मातापी का ये जो कार्य या फिर जो शीतलन उपकरणों को जो है चालू बंद करने का सही तापमान बनाए रखने के लिए जो है ऊष्मा हस्तांतरण द्रव के प्रवाह को आवश्यकता अनुसार जो है उसको निर्धारित भी करता है। तो इस प्रकार से इसका राइट आंसर ये हो जाता है कि थर्मोस्टेट का प्रयोजन ये है कि वो जो है तापमान को स्थिर बनाए रखे। ऑप्शन नंबर सी। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 जो कि आपको दिया गया है केमिस्ट्री का एक क्वेश्चन। तो वे परमाणु जिनकी द्रव्यमान संख्या समान हो लेकिन परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न होता है उन्हें हम क्या बोलते हैं। ठीक है। यहाँ पर यह बोला जा रहा है कि जिनकी द्रव्यमान संख्या जो है वो समान होनी चाहिए और परमाणु क्रमांक जो है वो भिन्न हो, तो उनको क्या बोलते हैं। तो उनको हम बोलते हैं समभारिक और इंग्लिश में इसे कहा जाता है आइसोबार्स। तो वे परमाणु जिनकी द्रव्यमान संख्या समान हो लेकिन परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न हो उन्हें जो है समभारिक कहा जाता है। और अगर एग्जाम्पल मैं आपको दूं तो 16s 40 और इसके अलावा आपके 17Cl 40, ये जो है इसके एग्जाम्पल भी हो जाते हैं। और समस्थानिक वो होते हैं, यानी कि आइसोटॉप्स क्या होते हैं। तो समस्थानिक वो होते हैं जिनमें परमाणु क्रमांक समान होता है और परमाणु द्रव्यमान जो है वो भिन्न होता है। ठीक है। जैसे कि कार्बन के 3 होते हैं, C612 C613 और C614। तो ये भी आपको याद रखने हैं। अब देखिएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 और यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है कि मनुष्यों के लिए मानक ध्वनि स्तर कितना होता है। तो मनुष्यों के लिए जो मानक सुरक्षित स्वर्ण स्तर होता है वो आपका 60 डेसिबल होता है। ठीक है। 60 डेसिबल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और याद रखिएगा डेसिबल जो है वो ध्वनि की तीव्रता की मापन की एक इकाई होती है। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 जो कि दिया गया है कि दूर संचार के लिए प्रयुक्त तरंगें कौन सी होती है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। ऑप्शंस दिए गए हैं दृश्य प्रकाश, इंफ्रारेड, अल्ट्रावायलेट या फिर माइक्रोवेव। तो दूर संचार हेतु जो है वो माइक्रोवेव तरंगों यानी कि सूक्ष्म तरंगों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी। लेकिन वर्तमान में जो है यानी कि इस 21वीं सदी में आजकल जो है ऑप्टिकल फाइबर को जो है काफ़ी यूज़ में लिया जा रहा है। ठीक है। वर्तमान में जो है ऑप्टिकल फाइबर में इन किरणों का उपयोग किया जा रहा है। अब देखिएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 जो कि दिया गया है कि मनुष्य की श्रव्यता की सीमा क्या होती है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। तो मनुष्य की जो श्रव्यता की सीमा होती है वो 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज तक होती है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और जो 20,000 हर्ट्ज से ऊपर की होती है वो आपके पराश्रव्य तरंगों में चली जाती है, जो कि आपके चमगादड़, कुत्ते, बिल्ली द्वारा के सुनी जाती है। ठीक है। चलिए अब देखिएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 जो कि है कि घटना जो कि ध्वनि तरंगों में नहीं घटित होती, यानी कि इनमें से कौन सी घटना जो है वो ध्वनि तरंगों में नहीं होती है। ऑप्शंस हैं परावर्तन, व्यतिकरण, विवर्तन या फिर ध्रुवण। तो ध्वनि तरंगों में जो है आपके परावर्तन, अनुकरण और माध्यम के देर तक जो है बने रहना, यानी कि जिसकी वजह से आपके अपवर्तन, प्रणोदित कंपन, व्यतिकरण, विवर्तन आदि जो है आपके उसमें लक्षण होते हैं। लेकिन
ध्वनि तरंगों का जो है ध्रुवण नहीं हो सकता, और इसका ध्रुवण इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि ये जो है एक से ज़्यादा दिशा में कंपन करते हैं, है ना। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब देखिएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 जो कि दिया गया है कि जब कोई जहाज नदी से सागर में प्रवेश करता है तब क्या होता है। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वो जो है थोड़ा सा ऊपर की ओर उठ जाता है। तो इसके पीछे रीज़न क्या है, तो इसके पीछे रीज़न है घनत्व यानी कि डेंसिटी। यस, सही सुना है आपने। तो नदी से जो है सागर में प्रवेश करने पर जहाज जो होता है वो पानी के कुछ ऊपर उठ जाता है। इसके पीछे का रीज़न ये होता है कि नदी के जल की घनत्व की अपेक्षा जो है सागर के जल का घनत्व यानी कि डेंसिटी जो होती है वो थोड़ी ज़्यादा होती है, ठीक है। तो इस वजह से जो है ये थोड़ा सा ऊपर की ओर उठ जाता है। अब देखिएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 जो कि दिया गया है कि निम्नलिखित में से किसके लिए जो है माध्यम की यानी कि मीडियम की जो है रिक्वायरमेंट नहीं होती। ऑप्शंस हैं विकिरण, संवहन, चालन या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इन ऑप्शंस के अकॉर्डिंग देखिए ऑप्शन नंबर आपको ए में जो दिया गया है रेडिएशन यानी कि विकिरण। तो विकिरण जो है ऊर्जा संचरण का वो प्रकार होता है जिसमें कि कोई भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन संवहन और चालन में जो है माध्यम की आवश्यकता पड़ती है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों हमारे आज के इस वीडियो सेशन में इतने ही क्वेश्चंस हैं, लेकिन अब एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए है क्वेश्चन फॉर यू में, और इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा आपको नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। तो आपके लिए क्वेश्चन है कि द एस्केप वेलोसिटी ऑफ अर्थ इज, यानी कि पृथ्वी का पलायन वेग कितना होता है। तो इसका राइट आंसर जो है वो आपको नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। साथ ही आप लोगों को ये भी बताना है कि आपका स्कोर जो है इन 15 क्वेश्चंस में से कितना रहा है। तो आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा और कुछ नया सीखने को मिला होगा। तो दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।